हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में जो परीक्षा संपन्न हो चुकी है, यह परीक्षा जो है 8 नवंबर 2015 को संपन्न हुई है। प्रथम पाली का प्रश्न पत्र हिंदी का जो पार्ट है उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों को और हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद राजस्व लेखपाल की 5200 वैकेंसी जो है हमारे सामने देखने को मिलेगी। तो उसी कड़ी में तैयारी को और अधिक धार देने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहा हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, देखिए मार्केट बंद है, हर जगह पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, मेरा मतलब यही है कि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को आंकने के लिए और आप कहाँ पर हैं इसका एनालिसिस करने के लिए, आप जो पढ़ रहे हैं परीक्षा में आता है कि नहीं आता है, आप किस स्तर पर, किस लेवल पर हैं, आपको अभी कितना पढ़ना है, इसकी सबकी जानकारी मिलती है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को करते हैं। ठीक है, 2015 में राजस्व लेखपाल की भी वैकेंसी आई थी और चकबंदी लेखपाल की भी वैकेंसी आई थी, और उसी तरीके से अब की बार भी होगा। अब की बार जो वैकेंसी आ रही है वो राजस्व लेखपाल की है। ठीक है, तो अधिक देरी न करते हुए मेरा आग्रह आपसे इतना है कि आप अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर इस वजह से करिएगा क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो तैयारी कर रहे हैं चकबंदी लेखपाल का, उनके पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे उन्हें उपलब्ध हो, और प्रीवियस ईयर का पेपर उपलब्ध तो हो जाएगा लेकिन वो करेंगे नहीं। तो देखिए, आजकल बच्चे जो है जो तैयारी करने वाले हैं, मोबाइल के वीडियो देख करके आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर ले जाएंगे, पुस्तक लेकर के आप उतनी देर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वीडियो का आनंद लेते हुए आप पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देख करके आप प्रीवियस ईयर का, इसी बहाने आपका पेपर हो जाएगा और अपनी तैयारी को आप एनालिसिस कर पाएंगे हम कहाँ पर हैं। तो अधिक देरी न करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, से शब्द बीच में आया है। कौन सा शब्द आया है? से शब्द बीच में आया है। से शब्द जो है करण कारक का, किसका? करण कारक का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? करण कारक का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बीच में जो से शब्द आया है, ये जो से शब्द आया है, तो ये जो है करण कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कारक चिन्ह आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और इसका जवाब भी दे पाए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाचस्पति। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो देखिए, वाचस्पति में जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, अलुक तत्पुरुष। यह एक ऐसा तत्पुरुष होता है जिसमें जो है बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं आता है। ये जो है हिंदी में काफ़ी क्या अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, कठिन क्वेश्चन माना जाएगा। ये वाचस्पति में किस समास का समस्त पद है? तो यह जो है अलुक तत्पुरुष का समस्त पद है। ठीक है, अलुक तत्पुरुष में होता क्या है? अलुक तत्पुरुष में बीच में कारक चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, बीच में कारक चिन्ह नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो देखिए, बीच में क्योंकि आ रहा है, देखिए आप इसे अच्छे से वैसे ही समझ पाएंगे। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो संकेतवाचक नहीं है, परिणामवाचक नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, ये जो है कारणवाचक अव्यय है। कौन सा वाचक अव्यय है? कारणवाचक अव्यय है। वह लाचार है, लाचार होने के कारण ही तो वह अंधा, मतलब वह लाचार क्यों है? क्योंकि वह अंधा है, अंधा होने के कारण ही वह लाचार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अव्यय है? कारणवाचक अव्यय। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी मैं इसका डिस्कस कर दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4-5 निम्न के शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो समुद्र का पर्यायवाची जो है अर्णव होता है। अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कुछ विवरण दिया गया है, पढ़ लीजिए। समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होता है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची क्या 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 होते हैं? जलधि होता है, रत्नाकर होता है, सिंधु होता है, पयोधि होता है, उदधि होता है और वारिश होता है। ठीक है, तो यही होता है। अगले क्वेश्चन पर आज चलते हैं। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? तो सौदामिनी जो है विद्युत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? विद्युत का पर्यायवाची है सौदामिनी। ठीक है, तो इसका जो है विवरण देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सॉरी। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं क्षणप्रभा, चपला, चंचला, कारका आदि। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पर्यायवाची के पूछे जाते हैं। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना का मतलब होता है संगठना, रचना विन्यास होता है, संरचना का मतलब होता है उद्भावना, लेकिन संरचना का मतलब विरचित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अब क्या दिया गया है। संरचना शब्द का उचित पर्याय है संगठना, रचना विन्यास और उद्भावना। विरचित उक्त शब्द से पृथक आशय रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रौद्र रस किसका अस्थाई भाव है? तो देखिए रसों के अस्थाई भाव से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो रौद्र रस जो है क्रोध का अस्थाई भाव है। किसका? क्रोध का। रौद्र रस क्रोध का अस्थाई भाव है। नहीं, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। ठीक है, रस कौन सा है? रौद्र रस। इसका अस्थाई भाव है क्रोध। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्क्राइब में कुछ दिया गया है, देख लीजिए। और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है, जबकि वीर रस का अस्थाई भाव भयानक रस, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, भयानक रस का अस्थाई भाव भय, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। ठीक है, तो यही सब होता है। रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं, उनके अस्थाई भाव आप देख लीजिएगा क्या क्या होता है। किस छंद के प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो छंद के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे तो कुंडलिया छंद में प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इस तरीके से होगा, मैं फिर एक बार लिख दे रहा हूँ। देखिए सत, ठीक है, सत धन शास्त्र, इसका संधि विच्छेद यह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए जैसे कोई व्यक्ति किसी को कहेगा अब पढ़कर क्या होगा भाई, अब क्यों पढ़ रहे हो, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं, अब पढ़कर क्या होगा। तो ये जो है कैसी क्रिया आपको लग रही है? पूर्वकालिक क्रिया लग रही है। पहले आपने पढ़ा नहीं, अब पढ़कर क्या होगा। तो ऐसी जो बातें होती, देखिए जो सेंटेंस होता है क्रिया हुआ छांटने का लिए आता है, अगर आप सेंटेंस को एक बार दिमाग से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। तो अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठतालु है? कंठतालु, तो इसका उच्चारण स्थान ए। अब देखिए जो अ शब्द है ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है अ से मिलकर बना हुआ है और बड़ी ई से मिलकर बना हुआ है अ। ठीक है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इस तरीके से अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य चयन करिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी पूर्वक आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी शुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? तो जुगुप्सा जो है बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। कौन से रस का? बीभत्स रस का। इसका मतलब होता है घृणा। ठीक है, जहाँ किसी वाक्य को मतलब किसी लाइन को पद्य के लाइन को पढ़ने के बाद आपको लगे कि यहाँ पर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे कहीं पर हड्डी मांस फेंका गया है उसका वर्णन किया गया हो, कहीं पर कोई चीज़ सड़न है, बदबू आ रही हो, उसका वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर जो है जुगुप्सा होता है। ठीक है, घृणा होता है। ठीक है, तो यही होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, निःकलंक। निःकलंक का सही संधि क्या होगा? तो निःकलंक मतलब यहाँ पर ये वाला श बन जाएगा बीच में, निष्कलंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके समुचित शब्द है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, अन्वयागत। तो देखिए इसका जो दिया गया है, उस स्क्राइब विवरण दिया गया है उसे पढ़ लीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए उचित शब्द है अन्वयागत। ठीक है, तो ये है क्या है, एक अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है। इसे देख लीजिएगा आप लोग। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पवन का संधि विच्छेद जो होता है पो धन अन। क्या होता है? पो धन अन होता है पवन का संधि विच्छेद, पो धन अन। तो यहाँ पर देखिए कौन सा संधि है, ओ मिल यहाँ पर जो ओ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, दोनों मिलकर हो जाते हैं वह, ठीक नहीं, अव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव हो जाते हैं। ठीक है, तो एचो अयवा यावा है, इसमें जो है अयाद ईश्वर संधि है। कौन सी संधि है? अयाद ईश्वर संधि है। ठीक है, पो धन अन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो एक बार संधि मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे संधि किस तरीके से होता है। एक लेक्चर आपको सेपरेट आएगा। संकर शब्द कौन सा है? अब देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता होगा संकर शब्द कहते किसे हैं। जो शब्द दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जो शब्द दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो चुगलखोर शब्द है, यहाँ पर चुगलखोर शब्द संकर शब्द है। ठीक है, यहाँ पर चुगल शब्द और खोर शब्द अलग अलग भाषा के हैं। मान सकते हैं जैसे चुगल शब्द हमें लगता है कि ये जो है उर्दू है। ठीक है, तो इसी तरीके से है चुगलखोर संकर शब्द है। अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अवनि माने होता है पृथ्वी। क्या होता है? अवनि माने पृथ्वी। तो अवनि माने पृथ्वी होता है, तो इसमें से किसका शब्द होता है, किसका अर्थ होता है? आकाश। तो ऑप्शन नंबर सी है, अंबर का अर्थ होता है, क्या होता है? आकाश। ठीक है, अंबर का अर्थ होता है आकाश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन आप लोग पढ़े होंगे, वर्णमाला का चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो है जो है संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन नंबर ए है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। यही जो है शुद्ध वाक्य है। अगला है, मध्यकालीन युग में वक्ताओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सरल ही क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 23-24 में निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के लिए अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या ल व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित
देखकर उचित विकल्प चुनें। मजदूरों की बस्तियों में बिगड़ेपन की संभावना बनी रहती है। देखिए इसे जो है उचित रूप से लिखना है। तो देखिए अगर आप ध्यान से जो है ऑप्शनों को चेक करके, जैसे पहले ऑप्शन को चेक करके आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ये पहले राय आएगा, देखिए पहले इसे पढ़ लीजिए। पहले स्थान पर मजदूरों की बस्तियों में, उसके बाद र को पढ़िए। व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, उसके बाद व को पढ़िए। तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं, उसके बाद ल को पढ़िए। और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, उसके बाद या को पढ़िए। वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट बैठ रहा है। आप ऑप्शन को मिला करके पढ़ लीजिएगा, उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर जो है आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से ऑप्शन के माध्यम से इसे हल कर पाएंगे। ठीक है, पहले रा पढ़िए। चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यह पढ़िए, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए। ठीक है, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसे यह था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही बैठ रहा है, अर्थात यही जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूरदर्शन, ये फिर दिया गया है वही क्वेश्चन। दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले वह पढ़ लीजिए। पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर मिल रहा है। देखिए ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन को टैली करा करके जब ध्यान देंगे तो पकड़ ले जाएंगे कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबंध मतलब कि गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। सबसे पहले आप गद्यांश पढ़ लीजिए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं। और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य की प्रत्येक क्षण सामने रख करके अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमा भौतिक शक्तियों के स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के लिए आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक है, तो यही गद्यांश थे। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे। मैंने जल्दी में इसे पढ़ दिया है। वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, मुझे उम्मीद है छोटी वीडियो आप अच्छे से देखते हैं। तो पहला है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इतने संकुल हैं क्योंकि वह विज्ञान के विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। इसलिए जो है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए संकुल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो मानव जीवन को जो है भस्मासुर बनने से नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोक सकते हैं। देखिए गद्यांश को पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़ करके आप उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आधुनिक मानव के विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की
ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखिए यह जो है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज से ग्रहण की गई है, तो इसमें जो है उत्तर भी दिया गया है। मैंने उत्तर को इस वजह से पीडीएफ में स्थान दे दिया है क्योंकि उत्तर रहेगा तो आप लोग जो है इसे आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो जो माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की, अब सबसे पहले आप जानिए माटी की मूर्ति किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो यह जो है किस पर आधारित है, किस विधा पर आधारित है? तो यह जो है रेखा चित्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? रेखा चित्र पर आधारित रचना है। निम्न में से कौन बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है इसमें मगही नहीं आती है, ठीक है। तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता कौन कौन है? अवधी आता है, बघेली आता है, छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है। लेकिन मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, विद्या सुंदर। विद्या सुंदर बंगला भाषा में लिखा गई रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और अन्य कृतियाँ कौन कौन सी है? प्रबोधनी है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम माधुरी है, प्रेम पचासा है, प्रेम सरोवर है। इसे देख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, सुंदरदास। शाहजहां ने सुंदरदास को महाकवि राय की पदवी दी थी। सुंदरदास जो है निर्गुण धारा के भक्त कवि थे। कौन किस धारा के थे? निर्गुण धारा के। 35वां क्वेश्चन है व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता, कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्रूपता। सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है व्यंग लेखक, सामाजिक विद्रूपता पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो है कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये जो है अपने दोहों के माध्यम से जो कुछ ये बोलते थे उसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक जो है भट्ट केदार जी हैं। कौन है? भट्ट केदार जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है द्विवेदी युग से है। किस युग से है? द्विवेदी युग से है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करें तो 1884 में इनकी जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो झांसी जिला में हुआ था। मैं इस वजह से बता दिया क्योंकि 1884 में इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के एक महान व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त की देखिए डिस्क्राइब दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युग से हैं, जिनकी रचनाएं हैं साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, विष्णुप्रिया, द्वापर, झंकार आदि, ठीक है। तो आगे है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार जो है हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ठीक है। तो देख लीजिए किस तरीके से सही है। जैसे निर्मला के लेखक कौन है? तो निर्मला के लेखक, निर्मला क्या है? तो निर्मला जो है उपन्यास है। चिंता के फूल जो है निबंध है। कफन जो है कहानी है। भारत दुर्दशा जो है नाटक है। निर्मला आप लोग जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। देखिए 40 क्वेश्चन थे जो चकबंदी लेखपाल में आए हुए थे, मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। मेहनत करने के बाद वीडियो आपके सामने जा रही है, तो वीडियो को सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा अपना इस वीडियो पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।